नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले मैं अपने तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी विगत कुछ महीने पहले बेल्ट्रॉन डीईओ और स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा चुका है। अब उसका एग्ज़ाम लेना बाकी है, तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। देखिए, ये दोनों एग्ज़ाम में ठीक है 60 प्रश्न होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एमएस ऑफिस से और दूसरा सिस्टम संबंधित। एमएस ऑफिस का जो प्रश्न होता है वो लगभग 60% होता है और सिस्टम संबंधित जो प्रश्न होता है लगभग 30% होता है। ठीक है, दोनों मिलाकर वो 60 प्रश्न के आसपास में होते हैं। आसपास नहीं, मतलब कन्फर्म 60 प्रश्न होते हैं। उसमें से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो 99% लोग को नहीं आता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि उसमें हम लोग भी हैं। ठीक है, मेरे पास बच गए 55 प्रश्न। उसमें से 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आता भी है और नहीं भी आता है। मान के चलिए बीच में भूल गए, आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास बच गया 45 प्रश्न जो हर हाल में हम लोग को बना के आना है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही उसको सबमिट करेंगे तो इस बार इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर थोड़ा सा अंतराल रहेगा, फिर हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर फाइनल सबमिट हो जाएगी। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। फिर वही जो स्टेनोग्राफर होंगे उनका एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, एक ऑडियो सुनाया जाएगा, उसको हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा जो जो भरे हैं, और उसी को फिर उस सॉफ्टवेयर में एंट्री करना होगा, फिर फाइनल सबमिट करना होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सेशन पर। देखिए, आपको सबसे पहले वीडियो देखना है, उसके बाद आपको नोट्स पढ़ना है। ये आपका नोट्स है, इसी तरह का नोट्स रहेगा, इसमें और कुछ कुछ जुटेगा भी। ठीक है, तो पहले आपको वीडियो देखना है, फिर नोट्स पढ़ना है, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, आपको जिस तरह से वहाँ एग्ज़ाम लेगा उसको सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम बोलते हैं। उसमें क्या करना है, उसके लिए आपको आधुनिक दीक्षा.com पर जाना है और आपको जिस तरह से वहाँ ले रहा है एग्ज़ाम एकदम सेम टू सेम, उसमें टाइपिंग वगैरह सब रहेगा, वो आपको हर हाल में करना है। तो देखिए, सफलता निश्चित है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों से भी करवाएं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, तो हम लोग का सबसे पहला प्रश्न है, हम एमएस एक्सेल 2016 में रेक्टेंगल शेप को किस विकल्प से इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट मैंने पहले ही बताया है, एकदम कंठस्थ कर जाना है जैसे काम करते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में रेक्टेंगल शेप को किस विकल्प से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है इंसर्ट मेनू में लेक्टिसस ग्रुप से। आप प्रश्न को क्या करना है कि एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। ठीक है, जब तक समझने आए जब तक पढ़ना है। जल्दीबाजी में कोई भी प्रश्न को गलती करके आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत देखा गया है ऐसा कि जल्दी जल्दी में कर दिए, फिर घर आए तो पता चला कि ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक्सेल खोलना होगा। अब कह रहा है कि इसमें क्या करना है, इंसर्ट मेनू में लेक्टिसस ग्रुप में जाना है। तो देखिए, ये इंसर्ट मेनू है, उसके बाद लेक्टिसस ग्रुप इसको है, और रेक्टेंगल शेप है। तो ये शेप ग्रुप है। शेप ग्रुप में जाने के बाद देखिए, इसमें लगभग सभी का सभी शेप है, और इसमें देखिए ये जिस पर भी आप क्लिक करिएगा उसका नाम जो है दिखेगा। देखिए, ये रेक्टेंगल शेप है। जैसे ही करेंगे और यहाँ आएंगे तो रेक्टेंगल शेप मेरा आ गया।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में जब हम मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करते हैं तो एक तीसरा डॉक्यूमेंट बनता है। इस थर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? देखिए, मेल मर्ज से बहुत सा प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्टकट की से बहुत सा प्रश्न पूछा जाता है। तो मेल मर्ज का एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, बहुत अच्छा बना देंगे, वो आप देख लीजिएगा। ऐसे फिलहाल अभी आ रहा है प्रश्न, तो इसे देखते चलते हैं। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में जब हम मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करते हैं तो तीसरा डॉक्यूमेंट बनता है। इस थर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? तो मर्ज डॉक्यूमेंट। आंसर है मर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका दो डॉक्यूमेंट और होता है, एक मुख्य दस्तावेज होता है और दूसरा जो होता है डेटा लिस्ट होता है। ठीक है, और ये दोनों को जो मिला के बनता है, ठीक है, उसको कहते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। एमएस एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, नहीं है, निम्नलिखित में से नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रश्न ही पूछा गया है, इसीलिए हमने यहाँ वो दिया है। तो ये देखना है कि उसमें से 3 ऐसे होंगे जो होंगे और एक नहीं होंगे। तो इसके लिए हम एमएस एक्सेल में चलते हैं। एमएस एक्सेल में क्या कह रहा है कि आपको अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको होम मेनू में चलना है और आपको ये देखना है। जैसे देखिए, ये अलाइनमेंट वाला में पूछ रहा है, कंडीशनल है, इसमें नहीं है। देखिए, मर्ज एंड सेंटर है, वर्क टाइप है, ये आपका स्टाइल ग्रुप में है। कंडीशनल देखिए, ये स्टाइल ग्रुप का है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एमएस एक्सेल फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब देखिए, ये बहुत ध्यान रखने का प्रश्न है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो फंक्शन जैसे ही आया वो मान के चल जाइएगा कि 100 में 99, ठीक है, आपको एक्सेल से रहेगा। अब फंक्शन का मतलब ये हो गया कि एक सभी चीज को ना करके एक छोटा सा जगह हो गया या छोटा चीज को सेट कर देना ताकि वो काम हो जाए। जैसे मान के चलिए हम कोई गाड़ी खरीदे और उसमें से हमको स्टार्ट करना है तो सेल्फ मारे और वो स्टार्ट हो गया, वो गाड़ी का फंक्शन हो गया। उसी प्रकार इसमें भी कोई काम करना है तो वो आपको एक जगह, निश्चित जगह पर जाना है, वो फंक्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए, और दूसरा चीज, इसमें से ऐसा ना है कि सब का सब प्रश्न जो है सही ही आंसर सही ही दिया है बेल्ट्रॉन। ठीक है, इसमें देखिए वो आंसर दिए हैं F3, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको इसका सही उत्तर शिफ्ट के साथ F3, वो ऑप्शन में था लेकिन यहां F3 भी था और वो आंसर दिखा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न जब आप सही बना के आएंगे और आपका प्रश्न गलत हो गया है तो उसके लिए चैलेंज करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, एक समय होता है जब आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उसको देखता है, फिर आपका नंबर को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, अब हम इसमें खोल कर देखते हैं। जैसे देखिए, हम F3 दबा रहे हैं, मेरा कंप्यूटर जो है कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन यही काम हम शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो जैसे ही देखिए फंक्शन ग्रुप खुल गया। ठीक है, इसमें फॉर्मूला रहेगा, कुछ न कुछ रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा फिगर एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेव फंक्शन का हिस्सा नहीं है, मतलब पार्ट नहीं है? ठीक है, तो एमएस एक्सेल का, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इंसर्ट में चलना होगा। एकदम कंठस्थ याद कर जाइए कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को, तो इसके लिए सबसे पहले हमको इंसर्ट में चलना है। उसके बाद देखिए, अब पूछ रहा आंसर में दिया कौन नहीं है, तो ये चार्ट, पाई चार्ट बोला, ये चार्ट ग्रुप का है। जैसे ये देखिए, ये पाई चार्ट है। ठीक है, ये आपका लाइन चार्ट है और ये हमसे पूछ रहा है कि सेव फंक्शन का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर है मेरा सेव फंक्शन, यहाँ पर है सेव फंक्शन, तो इसमें से क्या है? इसमें से कोई नहीं है। ये चार्ट के बारे में बोल रहा है, तो चार्ट, ये चार्ट ग्रुप का है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड समूह के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड खोलना होगा, ठीक है। तो आंसर है क्रिएट। तो क्रिएट देखने से पहले आपको मेलिंग टाइम में जाना होगा। ये देखिए क्रिएट है, ठीक है। मेलिंग क्रिएट जो है इसके अंतर्गत आता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आ जाता है। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि मेल मर्ज आखिर है क्या। मेल मर्ज जो है ना वो क्या करता है कि मान के चलिए कि 1000 लोग को हमको अचानक से कोई मेल भेजना है और लगभग चीज बराबर है, कंडीशन बराबर है, उसमें से क्या करना है कि सिर्फ नाम पता चेंज करना है। तो वही क्या करता है कि जो मुख्य दस्तावेज जो होता है, ये जो है एक बनाते हैं मुख्य दस्तावेज, एक जो है डेटा लिस्ट बनाते हैं। मान के चलिए वो एक्सेल में है और वो दोनों का रेफरेंस देके जब मर्ज करते हैं, जो तीसरा डॉक्यूमेंट बनता है मर्ज डॉक्यूमेंट, वही जो है डायरेक्ट मेल मर्ज कहलाता है, ठीक है। एक बार में, पहला बार में 1000 लोग को मेल कर सकते हैं और दूसरा बार में 500 लोगों को कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल्स स्टाइल फंक्शन से सेल एज गुड का संकेत दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट कलर शेड है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कोई फंक्शन है, उसको ध्यान से देखना है कि सेल इज गुड का क्या संकेत है। बाय डिफॉल्ट मतलब कंप्यूटर पहले से ही उस चीज को क्या सेट करके रखा है, आप भले उसको बदल दें लेकिन कंप्यूटर क्या दे रहा है ये ध्यान से देखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल खोलना है और उसके बाद होम में चलना है। होम चलने के बाद ये स्टाइल ग्रुप में चलना है और उसके बाद देखिए यहाँ है गुड। गुड के लिए हरा है, ये याद कर जाइए 4 लोग, नॉर्मल है, बैड है, गुड है और नेचुरल है। ये आप देख लीजिए कलर, बैड के लिए रेड है, ठीक है। इसी तरह सबको याद करके रखना है कि इससे बहुत प्रश्न आएंगे आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हेमंत किसी वार्ड नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और यदि वह मैनुअल रूप से आईपी एड्रेस फील्ड करना चाहता है तो विंडो एक्सपी में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करेगा। देखिए सबसे पहले आईपी का मतलब ये हो गया कि हम अगर किसी चीज से नेट चला रहे हैं तो उसका एक अलग अलग आईपी होता है, ठीक है। तो और मैनुअल के रूप में ये हो गया कि जो डायरेक्ट नहीं हम कनेक्ट हो पा रहे हैं और मान के चलिए कि कोई बोला कि नहीं भाई आईपी आप डालिए वो कनेक्ट हो जाइएगा, तो मैनुअल रूप से उसको डालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए कंट्रोल पैनल जाना होगा और नेटवर्क कनेक्शन में जाके करना होगा। ऐसे हम लोग अभी करके उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल पैनल सर्च कर लेंगे। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद, ठीक है, कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद हम लोग नेटवर्क में चलेंगे। नेटवर्क में चलेंगे उसके बाद आपको सेट नेटवर्क कनेक्शन में, सॉरी यहाँ चलना है। जो भी कनेक्शन आप किए हुए होंगे उसको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको V3 या V4 या V6 रहता है, ठीक है। मतलब वर्जन 4 और वर्जन 6। वर्जन 4 जो होता है 32 बिट्स होता है और वर्जन 6 जो होता है वो 64 बिट्स होता है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और उसके बाद इसमें जाकर मैनुअल आपको भर देना है, ठीक है। यही प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए विंडो +R शॉर्टकट की विंडो एक्सपी में कौन सा डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो जब विंडो +R करेंगे, जैसे हम देखिए करके देख रहे हैं, तो रन, ठीक है, रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ध्यान रहे ये सभी में खुलता है, सब ओएस में चलता है, वो विंडो 7 हो, विंडो 10 हो या विंडो 11 हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पीओपी का उपयोग ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है, तो आंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
अब प्रश्न ये आता है कि पीओपी है क्या। तो पीओपी जो है यह मुख्य रूप से मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे समान संस्करण जो अभी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं पीओपी 3 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जब आप विंडो एक्सपी में विंडो प्लस एम दबाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सभी विंडो को छोटा मतलब मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब विंडो प्लस एम डालते हैं ना तो वो उसको मिनिमाइज कर देता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर होता है ना, ये मिनिमाइज है, ठीक है, ये मैक्सिमाइज है, ठीक है। तो इसी तरह मिनिमाइज मतलब कि वो नीचे टास्क बार में ले आता है। तो इसको प्रश्न दूसरे तरह से भी पूछ सकता है। अब इसमें क्या होता है कि विंडो प्लस डी से भी मिनिमाइज होता है, ये ध्यान रखना है। विंडो प्लस डी से भी होता है और विंडो प्लस एम से भी होता है, ठीक है। तो ये सभी फंक्शन सभी ओएस में काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ जो है सभी में करते हैं, विंडो 7 हो विंडो 8 हो सब में करते हैं, 10 हो 11 हो सब में करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एमएस ऑफिस 2016 के वर्ड फाइल में हर पैराग्राफ में आवश्यकता के अनुसार स्पेस कस्टमाइज करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग चलते हैं एमएस वर्ड में। अब कह रहा है कि इसका उत्तर जो है डिजाइन टैब मेनू में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप से पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन का चयन करें, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है, देखिए पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखे एक इंटर मारे वो पैराग्राफ हो गया, ठीक है। ये अब उसका कहने का मतलब है कि ये जो हम लोग के बीच का जो दिख रहा है उसको हर हाल में आपको बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो उसको किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या कर देना है कि डिजाइन टाइप में चलना है। डिजाइन टाइप चलने के बाद ये देखिए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, ठीक है, इसमें आपको चलना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है कि कस्टमाइज में चले जाना है और उसके बाद लाइन चुन लेना है, ठीक है। लाइन वाले में चुन करके उसको क्या करना है कि बढ़ा लेना है, लाइन स्पेसिंग चुन लेना है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग चुन लेना है और उसको जो है जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो देखिए ये बढ़ गया, ठीक है। यही प्रश्न पूछ रहे थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है। अब जैसे ही बताए थे शुरू में कि जैसे फंक्शन का बात है तो सबसे पहले आप एक्सेल खोल लें और ये पूछ रहे हैं कि फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है। इसमें भी ना बहुत तरह के फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपको फाइनेंशियल होता है, लॉजिकल होता है, ठीक है, और इसी तरह टेक्स्ट फंक्शन है। तो टेक्स्ट फंक्शन के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले फार्मूला बार में चलना होगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला लाइब्रेरी में चलना है, टेक्स्ट वाले में चलना है और उसमें से देखिए ये है, ठीक है, कोड इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई फाइनेंशियल पूछता तो ये रहेगा, लॉजिकल पूछेगा तो ये रहेगा, आगे प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। कह रहा है कि हम विंडो एक्सपी में एक्सप्लोरर कैसे वॉलपेपर कैसे बदल सकते हैं। अब देखिए वॉलपेपर बदलने के लिए कह रहा है लेकिन विंडो एक्सपी का बात कर रहा है। तो उसके लिए डेस्कटॉप पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और डेस्कटॉप चुन करके जो है आप बदल सकते हैं। इसमें आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, उसके बाद आप देखिए जैसे ही आप चुनेंगे वो बदल जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड आपका बदल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा कि एमएस ऑफिस 2016 में रिव्यू मेनू में डिस्प्ले फॉर रिव्यू के अंतर्गत कितने मार्कअप विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका उत्तर है 4। आपको एमएस ऑफिस खोलना है, उसके लिए आपको रिव्यू में चलना है, ठीक है। रिव्यू में चलने के बाद आपको ट्रैकिंग ग्रुप में चलना है, ठीक है। ट्रैकिंग ग्रुप में चलने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपल मार्किंग में चलना है। सिंपल मार्किंग में देखिए यहाँ पर चलना है और यही पूछ रहे हैं कि कितने फंक्शन होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यही आपको पूछ रहे हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं कि इसको एकदम याद कर जाना है, बनाते बनाते याद कर जाना है, पढ़ के याद कर जाना है, सेट मार के याद कर जाना है और उसको याद कर जाना है, क्योंकि इसी से 70%
प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तो 50% मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, लेकिन हम लोग 50% लेके नहीं चल सकते हैं, हर हाल में 70% प्रश्न को हल करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। MS एक्सेल 2016 में ऑब्जेक्ट के संरेखण मतलब अलाइनमेंट को किस मेनू से सेट कर सकते हैं। देखिए अब ये दूसरा प्रश्न आपका सेट में है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। वहाँ जो उत्तर दिया था वो पेज लेआउट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो होम टैब में होता है। अब ये MS एक्सेल का बात कर रहे हैं, तो चलिए हम MS एक्सेल में चले जाते हैं। अब पेज लेआउट में जाएंगे, उसमें कुछ रहता नहीं। अब देखिए अलाइनमेंट कहता किसको है, इसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। जैसे ये सेंटर हो गया, ये आपका देखिए यहाँ पर शो कर रहा है ना, ये लेफ्ट हो गया, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होम होगा, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में आपको ग्रिड लाइन व्यू और प्रिंट सक्षम का विकल्प कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले आपको एक्सेल खोल लेना है, इसके लिए आपको उत्तर है पेज लेआउट। ठीक है, तो पेज लेआउट में चलेंगे। ठीक है, पेज लेआउट में चलेंगे। उसके बाद आपको देखने के लिए क्या बोल रहा है कि आपको व्यू एंड प्रिंटिंग देखना है, व्यू एंड प्रिंटिंग देखना है। देखिए आपको सबसे पहले आपको ग्रीन लाइन को व्यू एंड प्रिंट को देखना है। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए ग्रीन लाइन ये शो कर रहा है ना, तो इसी को आपको देखना है। ठीक है, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये प्रिंट के बारे में पूछ रहा है, लेकिन ये यहाँ है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। ग्रीन लाइन को व्यू और प्रिंट करने के लिए ये देखिए व्यू और प्रिंट, देखिए दोनों एक जगह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपको मेल मर्ज हेल्पर के उपयोग से डेटा सोर्स क्रिएट करने के दौरान MS वर्ड 2016 में डेटा फील्ड का लिमिट क्या था। तो ये 63 फील्ड्स था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए डिवाइस के बारे में पूछ लिया, ये सिस्टम से प्रश्न आ गया। ठीक है, इतना देर तो हम लोग चल रहे थे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, अब देखिए ये आ गया सिस्टम से। तो कह रहा इनपुट डिवाइस, दो तरह के डिवाइस होते हैं। ठीक है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो इनपुट है तो कीबोर्ड है, तो इनपुट कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, etc। ठीक है, उसी तरह आउटपुट जो हो गया, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया। ध्यान रखना है, ये हेडफोन हम बोल रहे हैं, हेडफोन के मतलब हो गया आउटपुट जिसको हम सुनते हैं, और माइक्रोफोन जैसे ही बोले, ठीक है, तो वो आपको इनपुट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि क्लास C IP एड्रेस की सीमा क्या है। अब एक चीज समझ लीजिए कि IP जो है आपको 5 प्रकार से होते हैं। ठीक है, ABCDE करके। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्लास C का। तो आप पहले एक चीज एकदम ध्यान में रख लीजिए कि IP जो आपका होता है 0.0.0.0, 4 बार हम बोले, ठीक है, से लेकर 255.255.255.255, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है इंडिया में IP, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए 255 का सब अंदर है, तो ये पूछ रहा है कि C वाला है कि नहीं है। ठीक है, C वाला है कि नहीं है, तो ये C का है। उसमें से देखिए 5 प्रकार के होता है IP, हम बताएं कि 5 प्रकार, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है, और एक जो होता है ISP होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका है कि TFT एक स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, तो TFT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो आंसर दिया है वो दिया है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है दिमाग में कि आखिर ये है क्या। ठीक है, TFT है क्या। तो TFT जो है वो क्रिस्टल स्पष्ट छवियाँ उत्पन्न करती है। जैसे मान कर चलिए कि हम किसी तरह से फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें ये सब उपयोग करता है कि LCD पर उसको देखने के लिए। ठीक है,
उसको देखने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को जो है TFT कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें है कि MS एक्सेल वर्कशीट में हम किसी वेब फंक्शन को किस विकल्प के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको उत्तर दिया है कि पहले फार्मूला बार में जाना है, फिर फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाना है, उसके बाद मोर फंक्शन में जाना है। तो MS एक्सेल खुल गया, आपको सबसे पहले आपको फार्मूला बार में जाना है, फार्मूला बार में जाना है, उसके लिए आपको फिर फंक्शन लाइब्रेरी में जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर का जो है ना वो टैब होता है, नीचे का जो है ना उसका सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो फंक्शन लाइब्रेरी में जाना है, उसके बाद मोर में चले जाना है। ठीक है, मोर फंक्शन में चल जाना है, यानी यहाँ चल जाना है, और आपको क्या करना है कि वेब के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर है, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। MS वर्ड 2016 में संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कहने का मतलब है ना, ये संपूर्ण दस्तावेज करने का मतलब कि हम पूरे चीज़ आपको लिख दिए। ठीक है, अब इसको पूरे को एक बार सेलेक्ट करना है, तो Ctrl+A करेंगे तो पूरे के पूरे एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध नहीं है या उपलब्ध नहीं है। तो ये कह रहा है कि रूल फ्रॉम इंटर वर्कबुक। अब देखिए इसके लिए हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं कि एक्सेल खोल लेते हैं, तो और कह रहा है कि कंडीशनल के लिए तो सबसे पहले आपको चलना है होम में चलना है। ठीक है, होम में चल गए और इसके बारे में वो पूछ रहा है, स्टाइल ग्रुप में चले गए। अब स्टाइल ग्रुप में चल गए तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा विकल्प वो उपलब्ध नहीं है। तो देख लीजिए, है यहाँ है, देखिए ये आपका क्लियर क्या कह रहा है कि MS एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है। तो देखिए सीट है, सेल है, ठीक है, लेकिन वर्कबुक नहीं है, टेबल है, ठीक है, लेकिन वो वर्कबुक नहीं है। यही चीज के बारे में पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक समय में एक अंक में कमी या वृद्धि के लिए। अब समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला बात कर दिया है ये, कि कहने का मतलब उसको ये है कि अगर आप ये लिखे हैं तो सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा है कि आप इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि लगातार आपको बढ़ाते चलना है या लगातार घटाते चलना है, सिर्फ या तो बढ़ा सकते हैं या इसको हम घटा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपको जो है, जो मंझोली कोष्ठ होता है, बड़ी कोष्ठ होता है, तो वो जो है ना आपको मंझोली कोष्ठ को करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बढ़ते चलेगा। ठीक है, और दूसरा चीज इसका एक तरह से और पूछा जाता है, वो कंट्रोल शिफ्ट और इंक्रीज एरो, डाउन एरो, और आपको आगे पीछे के करिएगा तो वो देखिए ये बढ़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में डिक्रीज इंडेक्ट फंक्शन को होम मेनू में किस ग्रुप से चयनित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब वर्ड में आ गए। अब कह रहा है कि इसके लिए आपको डिक्रीज इंडेक्ट, अब देखिए सबसे पहले आपको चलना है पैराग्राफ ग्रुप में है होम का, तो ये होम मेनू है। ठीक है, इसके बाद ये पैराग्राफ है, हम अभी जस्ट आपको बोले हैं। देखिए ये जो है, ठीक है, इसमें देखिए आपको लिखेगा, ठीक है, डिलाइन हो गया, इंक्रीज हो गया, देखिए ये दिख रहा है। अब इधर करेंगे तो इधर इधर बढ़ेगा। ये मेन रूप से टैब तरह का काम करता है। ठीक है, इसको जब हम करेंगे इधर करेंगे। चलिए ठीक है, ये पैराग्राफ ग्रुप में है, ये पूछ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में आप कहाँ से थीम चुन सकते हैं। आप देखिए पहला प्रश्न है आपका पावर पॉइंट का, चलिए इसको देख लेते हैं। अब कह रहा है कि डिजाइन टैब में, तो चलिए देख लेते हैं। डिजाइन टैब में जाएंगे, ये थीम है, यहाँ से आप
थीम किसी भी तरह का आप चुन सकते हैं और यही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा MS पावर पॉइंट 2016 में किस मेनू से स्लाइड के मूवमेंट को किसी प्रेजेंटेशन के अंदर बदला जा सकता है? तो वो बोल रहा है, उसका उत्तर है ट्रांजिशन। अब देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि ट्रांजिशंस में चलना होगा और कह रहा है कि किसी भी मेनू को क्या करना है कि हम लोग को जो है ना उसको बदलना है। ठीक है, इसका जो है ना मोमेंट को बदलते रहना है। तो जैसे अब देखिए, जैसे हम इसको किए, देखिए बदला, मोमेंट को बदला ना, मोमेंट को बदला। अब जैसे इसको किए तो मोमेंट को बदला। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि इस वाले मेनू में आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है? आप देखिए, ये सिस्टम से प्रश्न है। ठीक है, सिस्टम से प्रश्न है। तो इसके लिए कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, SSD होता है, CD होता है, DVD होता है। ठीक है, तो मेमोरी पहले 3 प्रकार के होता है। पहले प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, तीसरा कैश मेमोरी होता है। तो प्राइमरी में जो आता है रैम और रोम आता है। ठीक है, सेकेंडरी में आता है हार्ड डिस्क, SSD, ठीक है, CD आता है, DVD आता है, पेन ड्राइव, ये सब वगैरह आप कर सकते हैं। कैश जो है ना सबसे तेज चलता है। ठीक है, ये तीसरा के बारे में कर रहे हैं, उसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में Ctrl+- दबाने पर क्या होगा? देखिए, अब कह रहा है कि MS एक्सेल आप खोल लीजिए। अब Ctrl+- जैसे ही आप दबाएंगे तो डिलीट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो धन्यवाद, आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। आज की पढ़ाई यहीं तक हो गई है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे किसी भी तरह की जानकारी हो तो वो आपको मिलते रहे। और विशेष जानकारी के लिए आधुनिकदीक्षा.com पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।